हेलो बच्चों, वेलकम टू जेई पे जीत सीरीज। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सीख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं जेई सीरीज में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर। इसके पिछले वीडियोस में हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के जो कंसेप्ट्स है वो अच्छे से डिटेल में कवर कर चुके हैं, तो आई होप आपने वो देख लिए होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो उनको भी जरूर से देख लो, क्योंकि उनके कंसेप्ट्स आगे आने वाले सारे के सारे वीडियोस में यूज होते रहेंगे। और आज हम कवर करने वाले नंबर ऑफ डिविजर्स और सम ऑफ डिविजर्स कैसे कैलकुलेट करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, लास्ट तक आपको बने रहना है, और जो भी इंटरेस्टिंग या इंपॉर्टेंट चीजें आपको लगती हैं वो नोट डाउन करते जाना है। आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में ये तो सीख लिया है कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से r डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हम कैसे चूज करेंगे, है ना। कॉम्बिनेशन में सीखा था, बट हमें आज सीखना है नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन ऑफ द n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो कम से कम एक चूज करना है और एक से ज्यादा भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको उसी कंसेप्ट को यूज करते हुए सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमें पता है कि अगर किसी भी एक ऑब्जेक्ट को हमें n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में चूज करना है तो क्या होगा, NC1, है ना। ये हो गया एक ऑब्जेक्ट को चूज करने का तरीका, लेकिन एक से ज्यादा भी कर सकते हैं, दैट मीन्स NC2 भी हम चूज कर सकते हैं, ठीक है। और NC3, NC4, तो सारे के सारे नंबर ऑफ वेज, है ना। हमने सिर्फ ये देखा था कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से अगर 4 को चूज करना है तो NC4 हो जाएगा, लेकिन यहां पर हमें 1 से ज्यादा सभी को चूज करना है, ठीक है। और लास्ट में कहां तक जाएंगे, NCN तक। तो ये कितना आंसर आएगा ये हमें फाइंड आउट करना है। यही हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब इसको इंडिविजुअली हम एक्सपेंड नहीं करेंगे, हमने एक रिजल्ट सीखा हुआ है क्या, कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 और कहां तक, NCN तक क्या रिजल्ट आता है, 2 की पावर n, ठीक है। ये सब हमने प्रॉपर्टीज में सीखा है लास्ट क्लास में। तो यहां पर आप देखो सिमिलर ही है, बट यहां पर NC0 का एक एक्स्ट्रा टर्म है, ठीक है। तो NC0 का मीनिंग क्या हुआ कि हम n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से कोई भी ऑब्जेक्ट चूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और तब इंक्लूड करते हुए n तक जाए तो तब हमें आंसर मिलता है 2 की पावर n। बट यहां पर जो केस है वो है एटलीस्ट वन का, तो कम से कम एक तो होनी चाहिए, तो इसको हमें हटाना होगा। या ये बोल दो कि जो NC0 की वैल्यू है कितनी आती है, 1 आएगी NC0 की वैल्यू। तो ये जो 1 है उधर ले जाके हम माइनस कर देंगे, तो जो ये टर्म बचेगा, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है। और यही हमारा ऊपर का टर्म है जो हमारा आंसर आया था नंबर ऑफ वेज, तो ये आ जाएगा आपका वैल्यू 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो ये तो एक तरीका हुआ चेक करने का कि एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट हम कैसे फाइंड आउट करें। तो आपको ये वाला हमेशा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जब दे दिया जाए कि एटलीस्ट वन आपको 8 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से चूज करने हैं, तो आप क्या करोगे, 2 की पावर 8 माइनस 1 डायरेक्ट आंसर लिख दोगे, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको सोचने का एक और तरीका है, देखते हैं कैसे। जैसे हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो सपोज हम क्या कर लेंगे, n बॉक्सेस बना लेंगे, ठीक है। तो ये 1 बॉक्स, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और कितने बॉक्सेस है लास्ट तक, n बॉक्सेस हैं। तो इसकी पोजीशन भी फर्स्ट, सपोज फर्स्ट ऑब्जेक्ट को कंसीडर करेंगे, सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को, फिफ्थ को, सिक्स्थ को, है ना, ऐसे ही सेवंथ को, और लास्ट में n ऑब्जेक्ट के लिए ये nth बॉक्स। तो यहाँ पर ध्यान से देखो कि जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब हमें सेलेक्ट करना है एटलीस्ट वन। तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की पॉसिबिलिटी है वो क्या है, या तो हम उसको सेलेक्ट करें या फिर सेलेक्ट ना करें, ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए जो फर्स्ट वाला बॉक्स है उसको हम 2 वेज में फिल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी सेकंड ऑब्जेक्ट है कि इसको या तो चूज करें या फिर चूज
ना करें, इसको भी 2 वेज में फिल कर सकते हैं। तो सारे के सारे जो बॉक्सेस हैं उनको हम 2 वेज में फिल कर सकते हैं, या तो हम उनको सेलेक्ट करें या फिर सेलेक्ट ना करें, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो इन सब की मल्टीप्लाई होगी है, क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट्स को हमें इंडिविजुअली इसको भी कंसिडर करना है एंड सेकंड को भी करना है एंड थर्ड को भी, फोर्थ को भी, फिफ्थ को भी। तो बीच में मल्टीप्लाई लगेगी 2 इंटू 2 इंटू 2, और कितनी बार मल्टीप्लाई होगी, n टाइम्स होगी, ठीक है। तो जब हम n टाइम्स 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 n पावर में चला जाएगा 2 की, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर n। बट आप बोलोगे कि आंसर यहाँ पर तो 2 की पावर n माइनस 1 आया, यहाँ पर 2 की पावर n क्यों आ रहा है, -1 कहाँ से आएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखने वाली जरूरत है कि हमने अगर वो केस ले लिया जहां पर हमने इसको भी सिलेक्ट नहीं किया, इसको भी नहीं किया, इसको भी नहीं किया, क्योंकि हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, या तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। एक केस ऐसा होगा जिसमें हम ना ही इसको कर रहे हैं, ना ही इसको कर रहे हैं, ना ही इसको, ना इसको, किसी को भी सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तब भी 2 का पावर n केस बनेगा, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट तो सेलेक्ट करना ही है ना, तो हम उसमें से वो केस माइनस कर देंगे जिसमें एक भी ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो बाकी जो केसेस बचेंगे वो ही बचेंगे। मान लो ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, बट ये वाला सेलेक्ट कर लिया, है ना, और बाकी नहीं किए, तो एटलीस्ट हमने थर्ड वाला तो सेलेक्ट कर ही लिया ना। तो इस तरीके सोचते हुए हमारे पास यहाँ से भी आंसर आ सकते हैं 2 की पावर n -1, ठीक है। आप इस तरीके से जाओ या इस तरीके से जाओ, आपका आंसर सेम ही आने वाला है। चलिए कि एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे और भी क्लियर हो जाएगा कि हमें एटलीस्ट 1 ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को कैसे चूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। देयर आर 2 बुक्स ऑफ जियोग्राफी, 3 ऑफ साइंस एंड 4 ऑफ मैथमेटिक्स। हाउ मैनी डिफरेंट कलेक्शंस कैन बी मेड सच दैट ईच कलेक्शन कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट पार्ट इज 1 बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट। तो आपके पास जो अवेलेबल है वो कितना है, 2 बुक्स ऑफ ज्योग्राफी है तो 2G, और 3 बुक्स ऑफ साइंस है 3S, और 4 बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स है, ठीक है। ये तो हमारे पास बुक्स अवेलेबल है। इसमें से हमें एक बुक, 1 बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट चूज करना है। तो इसमें जो नंबर ऑफ वेज आएगा वो तो सिंपल आ जाएगा कि हमें सिर्फ एक ही चूज करना है, एटलीस्ट 1 की बात नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ एक की बात हो रही है। तो हम लिख देंगे 2C1 इंटू साइंस में से एक चूज करेंगे 3C1 इंटू 4 मैथ में से एक चूज करेंगे 4C1। क्लियर है। तो 2C1 का वैल्यू आ जाएगा 2, 3C1 का 3 और 4C1 का 4, तो ये आ जाएगा आपका 24। तो फर्स्ट पार्ट तो बहुत ही ईजी है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं थी। सेकेंड पार्ट इज एटलीस्ट 1 बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट। अब वो केस आया कि एटलीस्ट एक बुक तो हमें चूज करनी ही करनी है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला हमने सीखा है 2 की पावर n -1, ठीक है। तो अगर हम बात करें ज्योग्राफी की बुक्स की, ठीक है, तो 2 डिफरेंट ज्योग्राफी की बुक्स हैं, तो 2 की पावर 2 -1। क्लियर है बात। ये तो हुआ ज्योग्राफी को सेलेक्ट करने का तरीका। हमें साइंस का भी चूज करना है ना, एटलीस्ट 1 ऑफ ईच, ठीक है। तो उसको करेंगे हम मल्टीप्लाई, क्योंकि एंड के साथ है, ये भी करना है एंड ये भी करना है एंड फिर मैथ का भी करना है, ठीक है। तो साइंस की 3 बुक्स को चूज करने का तरीका क्या है, 2 की पावर 3 -1 इंटू मैथ्स के लिए 2 की पावर 4 -1। ये तरीका हो गया है। नंबर ऑफ वेज कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2 -1, 4 -1 3, यहां से आ जाएगा 2 की पावर 3 8 -1, दैट मीन 7 इंटू 2 की पावर 4, ये हो जाएगा 16 -1 तो 15, ठीक है। तो 15 3 ज़ा 45 इंटू 7, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 5 ज़ा 35, 3 7 4 ज़ा 28 और 3 31, तो 315 आपका सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं, एटलीस्ट 1 बुक ऑफ साइंस। तो कम से कम एक बुक साइंस की हमें सेलेक्ट करनी ही करनी है, ठीक है। लेकिन मैथ्स के बारे में और ज्योग्राफी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो हमें सिर्फ साइंस की इंफॉर्मेशन है कि एटलीस्ट एक तो कम से कम चूज करनी ही है। तो मैथ्स की हमारे पास आ जाती है कि हम
है ना, चूज करे या ना करे, और ज्योग्राफी की भी आज़ादी है कि हम कितनी चूज करें या ना करें। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से हम सोचेंगे। कैसे भाई, अगर साइंस की हमें एटलीस्ट 1 बुक चाहिए तो उसका तो वही तरीका है कि 3 बुक्स है हमारे पास साइंस की, तो 2 की पावर 3 माइनस 1, ये तो हो गया हमारा एटलीस्ट 1 बुक ऑफ साइंस। अब जो बाकी बची मैथ और ज्योग्राफी, तो टोटल कितनी बुक्स है, 6 बुक्स है ना, 4 मैथ की 2 ज्योग्राफी की। तो 6 बुक्स में से हम या तो चूज ना करें या चूज कर ले, या कितनी चूज करें वो हमारे पास आज़ादी है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो चूज करना ही होगा। तो यहाँ पर इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, है ना। बाकी जो 6 बुक्स है उसमें क्या कर सकते हैं, या तो हम एक भी चूज ना करें, 6C0, ठीक है, हमने एक भी चूज नहीं करी, या ऐसा भी हो सकता है कि हम एक चूज कर ले, है ना, तो 6 बुक्स में से एक चूज कर ले, या 6C2 चूज कर ले, है ना। सिमिलरली कहाँ तक जाएंगे, 6C6 भी चूज कर सकते हैं कि 6 में से 6 हमने चूज कर ली मैथ और ज्योग्राफी की। तो इसको कैसे सोल्व करें, इसको अब इंडिविजुअली सोल्व करने के बजाय वही हम फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा, हमें पता है NC0 प्लस NC1 प्लस अप टू कहाँ तक जाएंगे, NCN तक जाके क्या मिलता है, 2 की पावर n। ध्यान रखना है कि NC0 भी है, दैट मीन्स हम 0 बुक भी सेलेक्ट कर सकते हैं 6 में से, या एटलीस्ट 1 वाला केस नहीं है ना, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 की पावर n डायरेक्टली यूज कर लेंगे, ना कि 2 की पावर n-1, क्योंकि यहाँ पर 0 भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3 - 1 इंटू ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास n की वैल्यू 6 है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6। क्लियर है इतनी बात, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 की पावर 3 - 1, दैट मीन्स 8 - 1 तो 7, है ना, और 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 64। तो आंसर आ जाएगा 7 4 जा 28, 2 7 6 जा 42, 448। तो इस तरीके से आपको जो भी केस दिया हुआ है उसको अच्छे से सोचो और फिर उसका आंसर लिख दो। आपके पास एडिशन प्रिंसिपल कैसे लगता है वो भी है, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगता है वो भी हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो सारे के सारे जो भी पॉसिबल केसेस है वो आपको सोचना होगा। अगर आप यही सोच लो सिर्फ कि एटलीस्ट 1 बुक ऑफ साइंस और यही आंसर लगा दोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, सिर्फ 7 नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास बाकी की भी आज़ादी है ना, 0 चूज कर ले या 1 चूज कर ले, या है ना। तो इस तरीके से आपको सोचते हुए सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अभी हमने सीखा कि अगर आपके पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और आपको उसमें से एक या एक से ज़्यादा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को चूज करना है तो किस तरीके से आप कर सकते हैं। बट आपके पास आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं और उनमें से हम कैसे सिलेक्शन करें वो अब सीखने की बारी आ चुकी है। तो कॉम्बिनेशन फ्रॉम आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, इसमें हम 2 केसेस पढ़ेंगे। एक तो केस जब हमें एग्जैक्टली R ऑब्जेक्ट चूज करना है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग R ऑब्जेक्ट्स, R इज लेस देन और इक्वल टू n फ्रॉम n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो एग्जैक्टली R को चूज करना है तो उसके लिए हम एक ऑरेंजेस का एग्जांपल लेंगे। सपोज यहाँ पर आपके पास आइडेंटिकल ऑरेंजेस हैं। रियल लाइफ में तो आइडेंटिकल नहीं होते हैं ऑरेंजेस, बट मैथमेटिक्स में थोड़ा चीज़ें सिंप्लीफाई करने के लिए और एक फॉर्मूला बनाने के लिए हमें आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को भी लेना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज n आइडेंटिकल ऑरेंजेस हैं और इसमें से आपको बोला गया है कि 2 ऑरेंजेस को आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो कितने वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं ये आपका टास्क है। तो आपने क्या किया, सपोज एक बॉक्स लिया, ठीक है, और ये ऑरेंजेस इसमें पुट कर दिए, तो 2 ऑरेंजेस आपके पास आ गए। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया। अब आपने दूसरा बॉक्स लिया और यहाँ पर अनदर 2 ऑरेंजेस पुट कर दिए लाइक दिस, तो ये भी आपका एक सिलेक्शन हो गया। बट अगर आप इसको सोचो कि इसमें भी आइडेंटिकल ऑरेंजेस हैं और इसमें भी वही उसी तरह के ऑरेंजेस हैं, तो इसलिए ये हमारा जो सिलेक्शन हुआ ये डिस्टिंक्ट नहीं हुआ। ठीक है, अगर इसको आप एक सिलेक्शन मानते हो तो ये वाला जो सिलेक्शन है वो क्या हो गया है, रिपीट हो गया है। तो इसलिए हम इसको एक डिफरेंट नंबर ऑफ वे में काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इसमें आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स अब हम डाल रहे हैं। पहले जैसे बॉल्स होती थी हमारे पास, तो यहाँ पर अगर 1 2 नंबर्ड वाली बॉल्स हैं तो यहाँ पर सपोज 3 और 4 नंबर्ड वाली बॉल्स है तो वे डिस्टिंक्ट सिलेक्शन होते थे।
ठीक है। बट यहाँ पर आइडेंटिकल होने के कारण, हम रिपीट होने के कारण, इसलिए इसको डिफरेंट डिफरेंट सिलेक्शंस नहीं बोल सकते हैं। तो जब भी आपको एग्जैक्टली आर ऑब्जेक्ट्स, या आर को मैं अगर ऐसे बोलूं कि एग्जैक्टली 3 ऑब्जेक्ट्स को चूज करना है, तो आप क्या करोगे, इसमें ये भी डाल दोगे, ठीक है, और इसमें ये भी डाल दोगे, तो 3 ऑब्जेक्ट्स हो गए। लेकिन आपका जो सिलेक्शन हुआ वो तो सेम ही हुआ, रिपीट हो गया ना। तो इसलिए अलग अलग सिलेक्शन होने के बजाय, अलग अलग नंबर ऑफ वेज होने के बजाय, हम बोलेंगे कि एक ही तरीका है एग्जैक्टली आर ऑब्जेक्ट को चूज करने का आउट ऑफ n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो हमेशा जब भी आपको n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से एग्जैक्टली आर को चूज करना है, तो हमेशा एक ही तरीका होगा कि उनको आप उठाओ, किसी भी आर को उठा लो, और वो आपका एक तरीका हो गया। बट अगर हम दूसरे केस की बात करें, उसमें है नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 0 और मोर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। तो 0 या 0 से ज्यादा, ठीक है। तो जैसे हमने n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में सीखा था 1 या 1 से ज्यादा, इसमें हम 0 को भी कंसिडर करेंगे। 0 का सिलेक्शन मीनिंग किसी को भी सिलेक्ट नहीं किया हमने, कोई भी ऑरेंज चूज नहीं किया, ठीक है, तो वो भी एक डिस्टिंक्ट सिलेक्शन होगा। और अगर हम बात करें कि मोर ऑब्जेक्ट्स 0 या 0 से ज्यादा, तो इसमें 0 तो की तो बात कर ली, एक तरीका होगा, लेकिन 0 से ज्यादा दैट मीन्स अगर 1 ऑरेंज की बात करें तो वो क्या हो गया, एग्जैक्टली आर ऑब्जेक्ट वाला केस हो गया ना। तो इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ वेज हो जाएगा, ये तो 0 सिलेक्शन करना है, दैट मीन्स वो एक केस है, ठीक है। और मोर ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो अगर आपने एक ऑरेंज को चूज कर लिया तो वो एक तरीका हो गया। एग्जैक्टली 2 ऑरेंजेस को भी तो चूज कर सकते हैं, क्योंकि एक मोर ऑब्जेक्ट्स भी चूज करने हैं, तो 2 ऑरेंजेस को चूज करने का तरीका ये भी एक तरीका है, ठीक है। अगर हम 3 ऑरेंजेस की बात करें तो उसका भी एक तरीका है, ठीक है। अब बात करते हैं हम, क्योंकि इसमें n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है, तो जब हम n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को सारों को ही चूज करेंगे तो उसका भी एक तरीका होगा, ठीक है। यहां पे बताया ना कि r इज ग्रेट लेस देन और इक्वल टू n, तो यहां पर एक ही तरीका होगा nth, है ना, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को चूज करने का आउट ऑफ n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। तो एग्जैक्टली यहां पर हमने 1 ऑरेंज को चूज किया, यहां पर 2 ऑरेंज को चूज किया, यहां पर 3 ऑरेंज को चूज किया, यहां पर n ऑरेंजेस को चूज किया, बट हर एक को चूज करने का तरीका एक ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 1 1 ऐड हो रहा है n टाइम्स, है ना। तो जब n टाइम्स कोई सेम चीज ऐड हो रही हो तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं n से, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा कितना, n इंटू 1, क्योंकि 1 1 1 ऐड हो रहा है n टाइम्स, तो यह जाएगा n इंटू 1 मीन्स n प्लस ये वाला जो जिसमें हम 0 ऑरेंज या 0 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट चूज कर रहे थे, वो भी एक तरीका है। दैट मीन्स अगर आपको n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से 0 या मोर ऑब्जेक्ट को चूज करना है तो उसके n प्लस 1 वेज होंगे, ठीक है। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपसे बोल दिया जाए 1 और मोर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, तो उसमें आप ये जो 0 वाला केस है इसको कंसिडर नहीं करेंगे, आप सिर्फ n ही आंसर लिख देंगे। आई होप इट इज क्लियर। इस पे हम एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, उससे और भी ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। चलिए एक एग्जाम्पल सोल्व कर लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 फ्रूट फ्रॉम 5 ऑरेंजेस 3 एप्पल्स एंड 4 मैंगोज। तो हमारे पास बास्केट में 5 ऑरेंजेस है, 3 एप्पल्स है और 4 मैंगोज हैं। तो यहाँ पर देखो सारे के सारे आइडेंटिकल तो नहीं है, बट जो ऑरेंजेस है वो अपने आप में आइडेंटिकल है ना। एप्पल अपने आप में आइडेंटिकल है और ऑरेंज मैंगोज अपने आप में आइडेंटिकल है। बाकी अगर इनको देखा जाए ऑरेंजेस और एप्पल को, तो ये डिस्टिंक्ट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हमें एटलीस्ट 1 फ्रूट सेलेक्ट करना है। तो अभी हमने सीखा था 0 या 0 से ज्यादा नंबर ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को कैसे चूज करते हैं, n+1 हमने देखा था, ठीक है। और ये एटलीस्ट 1 की प्रॉब्लम भी सोल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अगर हमें 5 ऑरेंजेस है हमारे पास और 0 या 0 से ज्यादा हमें सिलेक्शन करना हो इसमें से, तो क्या कर सकते हैं हम, 5+1 है ना, हमने n+1 अभी सीखा है ना। और फिर एप्पल में से भी सेलेक्ट करना है, ठीक है, वो डिफरेंट टाइप का आइडेंटिकल है, ठीक है। तो यहां पर जो हमारे पास एप्पल है वो 3 है, तो 3+1 वेज में हम इसको चूज कर सकते हैं, इसमें से 1 एप्पल या 2 एप्पल या 3 एप्पल, ठीक है। और 4 ऑरेंजेस है हमारे पास,
4 मैंगोज है हमारे पास, तो इसमें आ जाएगा 4 + 1। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि 0 या 0 से ज़्यादा ऑरेंजेस, 0 या 0 से ज़्यादा एप्पल्स, 0 या 0 से ज़्यादा मैंगोज। तो एक तरीका ऐसा आ रहा है कि हमने यहाँ पर ऑरेंजेस में भी कुछ सेलेक्ट नहीं करा, एप्पल में भी कुछ सेलेक्ट नहीं करा और मैंगोज में भी कुछ सेलेक्ट नहीं करा, ठीक है, क्योंकि ये केस क्या है, 0 या 0 से ज़्यादा। तो एक केस ऐसा होगा जब हम 0 0 0 सेलेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन हमें, है ना, ओवरऑल तो हमने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया फिर, लेकिन हमें एटलीस्ट 1 फ्रूट सेलेक्ट करना है इन सभी फ्रूट्स में से, ठीक है। तो वो केस जिसमें सभी में हम 0 0 0 सेलेक्ट कर रहे हैं वो हमें माइनस करना होगा, तो एक केस हम माइनस कर देंगे। बाकी के केसेस कैसे होंगे, मैं 5 + 1 में वो केस छुपा है, सपोज 2 ऑरेंजेस चूज कर लिए, है ना, या 2 एप्पल चूज कर लिए तो 4 फ्रूट हो गए, और 3 मैंगोज चूज कर दिए तो 7 फ्रूट हो गए। तो इस तरह के केसेस इनमें छुपे हुए हैं। तो एटलीस्ट 1 फ्रूट चेक करना, सेलेक्ट करना था, तो यहाँ से आ जाएगा 6 × 4 × 5 - 1। तो देखो कितना आ जाएगा, 5 4 = 20 और 6 120 - 1। तो नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ सिलेक्शन कितना आ गया, 119, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि आइडेंटिकल तो है ये अपने आप में, लेकिन ये आइडेंटिकल ऑफ 1 काइंड है, ये आइडेंटिकल ऑफ 2nd काइंड है, ये आइडेंटिकल ऑफ 3rd काइंड है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इस फॉर्मूला को जनरलाइज करें, जब हमें एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट चूज करना ही करना है, तो क्या करेंगे, सपोज जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है 1 काइंड का, फर्स्ट आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है ना, तो उसमें सपोज A1 ऑब्जेक्ट्स है आइडेंटिकल, तो उसमें क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, 0 या 0 से ज़्यादा, है ना। मान लो ये A1 थे और अगर ये A2 थे तो इसको क्या कर सकते हैं, A2 + 1, इसको भी सेलेक्ट करना है, ठीक है। 3rd आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स ऑफ 3rd काइंड, तो ये हो जाएगा A3 + 1, ठीक है। और भी अगर आइडेंटिकल है तो वो भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं जैसी भी रिक्वायरमेंट है, और बाद में -1 कर देंगे क्योंकि हमें एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट चूज करना है, ठीक है, एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आप जनरलाइज करके जितना भी आपके पास जिस तरह की भी सिचुएशन है उतना ही इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं आगे तक। क्लियर है इतनी बात। एक और एग्जांपल सोल्व कर लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 1 or more letters can be selected from the letters 4 times A, 3 times B, 2 times C and D, E, F, G। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, जिसमें से हमें सिलेक्शन करना है जो अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें कुछ तो आइडेंटिकल है, A इज आइडेंटिकल ऑफ 1 काइंड, B इज आइडेंटिकल ऑफ 2nd काइंड, C इज आइडेंटिकल ऑफ 3rd काइंड, बट D, E, F, G, है ना, ये सब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पर दोनों तरह के हैं, जब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स भी प्रेजेंट हो। तो इस केस में हम क्या करेंगे देखते हैं। तो हमने देखा कि अगर हमें आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को चूज करना है, ठीक है, तो अगर हमें 4A को चूज करना है तो इसमें हम 0 या 0 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को चूज करें, क्योंकि एटलीस्ट, है ना, 1 or more लेटर्स चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4A है तो 4 + 1 हमारा केस हो गया, 0 या 0 से ज़्यादा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि 1 या 1 से ज़्यादा सेलेक्ट करना है, तो हम वो एक केस माइनस कर देंगे बाद में जिसमें हम कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें B की, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 + 1 और 2 times C है, तो ये हो जाएगा 2 + 1, ठीक है। अब हमारे पास है 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और इसमें हमें एक या एक से ज़्यादा चूज करना है। तो अगर हम सिर्फ एक को चूज करते थे तो क्या करते थे, 4C1, ठीक है, क्योंकि 4 ऑब्जेक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। अगर 3 को चूज करना होता तो 4C3, लेकिन हमने सीखा था कि अगर एक या एक से ज़्यादा अगर हमें चूज करना है तो आंसर आता था हमारा 2n-1, ठीक है। ये केस कब का है, जब हमें एक या एक से ज़्यादा को चूज करना है, ठीक है। लेकिन जब हमें 0 या 0 से ज़्यादा को चूज करना है तो उस केस में क्या आ जाता है, 2n, ठीक है। ये -1 वाला केस जिसमें हम सिर्फ 0 को चूज करते हैं, है ना, वो वाला केस माइनस नहीं होता है। तो ये केस वो है जिसमें हम 0 या 0 से ज़्यादा चूज कर सकते हैं, ठीक है।
इनमें से कोई भी। और ये केस कौन सा हुआ, ए का, ये बी का हुआ, ये सी का हुआ, ठीक है। तो इसमें हो गया 0 या से 0 से ज्यादा ए, है ना। तो इसी तरीके से हर एक में 0 या 0 से ज्यादा लिखे हुए हैं। तो एक केस इनमें ऐसा बना हुआ है जिसमें हम 0 0 0 0 को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कोई भी लेटर हमारा सेलेक्ट नहीं होगा, लेकिन हमें 1 और मोर लेटर चाहिए तो वो केस हम एक माइनस कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर ये जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है वो कितने हैं, 4 हैं। तो यहाँ पर जो n है, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपली 4 हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात। तो देखो 4 + 1 5 × 3 + 1 4 × 2 + 1 3 × 2 की पावर 4, तो ये कितना हो जाएगा 16। चलो -1 करना है तो यहां पर हो जाएगा 5 4 जा 20, 16 3 जा 48, -1 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 48 से तो 960 और 0 आ जाएगा -1, तो नंबर ऑफ वेज आ जाएगा 959, ठीक है। तो सिंपल इतना ही करना था कि 0 या 0 से ज़्यादा सेलेक्ट करते जाओ और फिर वो केस जिसमें हम कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर रहे वो एक माइनस कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। जब आपको एटलीस्ट 0 है ना, एटलीस्ट 1 और मोर आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। चलिए अब डिविजर्स का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि किसी भी नेचुरल नंबर के कितने नंबर ऑफ डिविजर्स हो सकते हैं, ठीक है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स ऑफ 12,600, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो डिविजर्स है उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, है ना, और उन प्राइम फैक्टर्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से कितने डिविजर्स बन सकते हैं उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो 12,600 को हम कैसे लिख सकते हैं, आप एक डायरेक्टली प्राइम फैक्टर्स भी कर सकते हैं, बट मैं डायरेक्टली कर रहा हूं। तो जो 126 है इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 63, है ना, और 2 zeros हैं तो इसको लिख सकते हैं 100। क्लियर है इतनी बात। अब 63 को हम लिख सकते हैं 2 × 9 × 7 और 100 आ जाएगा 4 × 25। ये मैंने क्यों किया, ताकि यहाँ से डिफरेंट जो प्राइम फैक्टर्स है वो आ जाए। तो देखो यहाँ पर 4 है तो इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2, और एक 2 ऑलरेडी है तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3, और 9 में आ जाएगा 3 की पावर 2। क्लियर है इतनी बात। अब 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और 7 को लिख सकते हैं 7 की पावर 1। तो हमारे पास 12,600 का आ गया है प्राइम फैक्टर्स। क्या क्या आए हैं 2 3 5 और 7, और डिफरेंट पावर से इनकी, है ना। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन से हमारे डिफरेंट डिविजर्स बनेंगे। लेकिन कितने बनेंगे इसको समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि बॉल्स का एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज एक बॉक्स में 2 नंबर की बॉल्स है, कितने 3 बॉल्स हैं, क्योंकि हमारे पास 3 पावर्स हैं, ठीक है। सिमिलरली 3 नंबर की 2 बॉल्स है, 5 नंबर की 2 बॉल्स है और 7 नंबर की 1 बॉल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो बॉल्स हैं, अगर मैं 2 नंबर की एक बॉल को सिलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है, तो मैंने 2 की एक बॉल को सिलेक्ट किया, दैट मीन्स 2 की पावर 1, और 3 की कोई भी बॉल सिलेक्ट नहीं करी, ठीक है, तो 3 की पावर 0, और 5 की बॉल सपोज मैंने एक सेलेक्ट कर ली, ठीक है, और 7 की भी एक सेलेक्ट नहीं करी, ठीक है। तो मेरे पास अगर मैं उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्योंकि 3 की पावर 0 तो 1 और 7 की पावर 0 भी 1, क्योंकि हमने 3 और 7 की कोई भी बॉल नहीं निकाली है इन बॉक्सेस से, सिर्फ 2 और 5 की एक बॉल निकाली है। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 10, और 10 हमारा 12,600 का एक डिविजर होगा, ठीक है। तो जितने भी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में हम बॉल को सेलेक्ट कर सकते हैं उतने ही डिफरेंट नंबर ऑफ डिविजर्स बन जाएंगे हमारे। इतनी बात क्लियर हो रही है। जैसे देखो यहाँ पर 3 बॉल्स हैं तो इनको हम कितने तरीकों से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो 2 की पावर 0 दैट मीन्स हम कोई भी एक भी बॉल सेलेक्ट ना करें, ठीक है, और अगर हम एक बॉल सेलेक्ट कर ले दैट मीन्स 2 की पावर 1, 2 बॉल को सिलेक्ट कर ले दैट मीन्स 2 की पावर 2, ठीक है, और तीनों के तीनों को सेलेक्ट कर ले 2 की पावर 3, ठीक है। तो ये हमारे डिफरेंट केसेस बनेंगे। और अगर हम
ये 3 के बॉक्सेस की बात करें तो इसमें हो सकता है 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। 5 के केस में हो सकता है 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, ठीक है। 7 के केस में हो सकता है 7 की पावर 0, 7 की पावर 1। ओके, तो सपोज करो हमने यहां से कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, लेकिन 3 से हमने 8 सेलेक्ट कर ली बॉल, और 5 से हमने 2 बॉल सेलेक्ट कर ली, और 7 से कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया। ये भी एक डिफरेंट टाइप का कॉम्बिनेशन हो सकता है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये भी 1, ये भी 1, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 3, तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 75। तो 75 भी एक यहाँ पर एक डिविजर बन जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे डिविजर्स बनेंगे। तो सभी डिविजर्स को लिखना तो पॉसिबल नहीं है, बट ये 1 और मोर बॉल सेलेक्ट करना, ये तो हमने अभी सीखा है ना, कि ये एक तरह का आइडेंटिकल है, ये बॉल्स एक तरह की आइडेंटिकल है, ये अलग तरह की आइडेंटिकल है, और ये अलग तरह की है ना। तो इस तरीके से हम 1 या 1 से ज़्यादा बॉल्स कितने तरीकों में सेलेक्ट कर सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एक केस और भी इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना, जब हम एक भी बॉल को सेलेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो जब लास्ट क्वेश्चंस में हमने देखा कि हम एक को भी सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो हमें वो एक केस माइनस करना होता है। बट यहाँ पर अगर हम 2 की भी एक भी सेलेक्ट ना करें, 3 की भी एक भी सेलेक्ट ना करें, 5 की भी एक भी बॉल सेलेक्ट ना करें, और 7 की भी एक भी बॉल सेलेक्ट ना करें, तो क्या होगा, सभी 1 1 1 बन जाएंगे। लेकिन सभी को मल्टीप्लाई करके 1 आएगा, और ये जो 1 है ना, 1 इस 12,600 का डिविजर होगा ही होगा, ठीक है। और अगर हम सभी बॉल्स को सेलेक्ट कर ले, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 2 और इसमें से 1, तो जो नंबर बनेगा वो बनेगा यही वाला, जिसमें हमने 3 इसकी 2 की सेलेक्ट कर ली, 2 बॉल्स 3 की, और 2 बॉल्स 5 की, 1 बॉल 7 की, तो खुद भी ये एक डिविजर होगा ही होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं नंबर ऑफ डिविजर्स की। तो इसमें क्या करना है आपको, 3 बॉल्स है 2 2s की, है ना, तो ये हो जाएगा 3 + 1। ये यहाँ से भी देख सकते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो 4 वेज हो जाएंगे इन बॉल को सेलेक्ट करने का, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, 3 बॉल्स हैं तो इनमें एक ऐड कर देते हैं। ऐसे ही जो 3 नंबर्स की बॉल है वो कितनी है, 2 है, तो उसमें भी एक ऐड कर देंगे। 5 नंबर्स की 2 बॉल्स है तो उसमें भी एक ऐड कर देंगे, और 7 नंबर की एक बॉल है तो उसमें भी एक ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 तरीके से हम इनको चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से नंबर ऑफ डिविजर्स कितने आ जाएंगे, 3 + 1 4, 2 + 1 3, 2 + 1 3 और 1 + 1 2, ठीक है। तो देखते हैं, 3 3 = 9 और 9 2 = 18 और 4 = 72। तो नंबर ऑफ डिविजर्स 12,600 के कितने आ जाएंगे, 72। इनके अलावा और भी कोई डिविजर ज़्यादा नहीं होगा, एग्जैक्टली 72 डिविजर्स होंगे। और ये कब है, जब हम, है ना, सारे केस, एक तो 1 को भी इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, कि 1 भी डिविजर होगा, और हम 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1, दैट मीन्स हम 12,600 को भी इंक्लूड कर रहे हैं नंबर ऑफ डिविजर्स में, ठीक है। तो तब हमारे 72 केसेस आ जाएंगे। चलिए अब नंबर ऑफ डिविजर्स के फॉर्मूला को थोड़ा जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी नेचुरल नंबर है, उसको आप प्राइम नंबर्स में जरूर से लिख ही सकते हैं आसानी से, है ना। तो P1 एक प्राइम नंबर है जिसकी पावर है α1, ठीक है, जैसे 2 की पावर 3 थी लास्ट केस में। ऐसे ही सेकंड प्राइम नंबर है जिसकी पावर है α2, थर्ड प्राइम नंबर जिसकी पावर α3। तो ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। सपोज αk pk तक हम जा रहे हैं, जितना भी आपके प्राइम नंबर्स होगा उतना ही हम यूज कर लेंगे फॉर्मूला में, ठीक है। तो लिखा हुआ है वेयर P1 P2 Pk आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, ठीक है, और α1 α2 α3 α4 आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है, जो पावर्स में होते हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन है। तो फॉर्मूला क्या होगा, हमने अभी देखा टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स ऑफ n इंक्लूडिंग 1 एंड n, ठीक है। मैंने बताया था जब एक भी बॉल को चूज नहीं करेंगे, सेलेक्ट नहीं करेंगे, तो सभी की पावर 0 0 0 0 होंगी, सभी की पावर्स, और वहां से हमें मिलेगा 1। और जब हम मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स या सारी की सारी बॉल्स को हम चूज कर लेंगे तो वहां से हमें वो एग्जैक्टली नंबर मिल जाता है, ठीक है। तो यहां पर देखो फॉर्मूला सेम है कि जब हमारी पावर α1 थी, α1 बॉल्स थी फर्स्ट वाले की,
प्राइम नंबर की, तो अल्फा 1 प्लस 1 होगा, मल्टीप्लाई बाय अल्फा 2 प्लस 1, अल्फा 3 प्लस 1 एंड अप टू अल्फा k प्लस 1, जहां तक भी हमारे पावर्स होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, ये कब है? जब हम 1 और n को इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स ऑफ n एक्सक्लूडिंग 1 एंड n। ठीक है, तो 1 और n हम कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, तो उनको मिला के हमें नंबर ऑफ डिविजर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 1 एक डिविजर हुआ और n दूसरा डिविजर हुआ, तो ये 2 डिविजर्स को हमें एक्सक्लूड करना है। तो कुछ नहीं करना है, बेसिकली वही फॉर्मूला है, बस इसमें हमें 2 माइनस कर देना है, क्योंकि हम ना ही 1 को कंसिडर कर रहे हैं और ना ही n को कंसिडर कर रहे हैं। तो जब हम 1 और n दोनों को ही नहीं कंसिडर करते हैं, तो ये एक स्पेशल केस होता है जिसको बोलते हैं हम प्रॉपर डिविजर्स। ठीक है, तो अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स के बजाय अगर ये पूछ लिया जाए कि प्रॉपर डिविजर्स कितने होंगे, दैट मीन्स आपको 1 और n को एक्सक्लूड करना होगा, दैट मीन्स आपको टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स में से 2 माइनस करना होगा। सिंपल है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे बोल दिया जाए एक्सक्लूडिंग आइदर 1 और n, या तो 1 को एक्सक्लूड कर दो या n को एक्सक्लूड कर दो। ठीक है, तो तब आपको नंबर ऑफ डिविजर्स अगर पूछ ले जाए तो सिंपली या तो 1 को करना है या फिर n को करना है, दोनों को ड्रॉप नहीं करना है, सिर्फ एक को ड्रॉप करना है, तो इसीलिए हम 1 माइनस कर देंगे। तो जिस तरीके का भी केस है उसी तरीके में आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला वही है, अल्फा 1 प्लस 1, अल्फा 2 प्लस 1, अल्फा 3 प्लस 1, जितनी भी डिस्टिंक्ट बोल्स आती हैं उनमें एक एक ऐड करते जाओ, है ना, और आपस में मल्टीप्लाई करते जाओ, और जैसा भी केस है उतना ही माइनस करना है तो कर लो, अदरवाइज टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स आपको पता ही चल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जांपल सोल्व करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डिविजर्स ऑफ 12,600 डिविजिबल बाय 21 बट नॉट बाय 25। तो यहाँ पर जो ये डिविजिबिलिटी की बात हो रही है, ये किसकी हो रही है कि जो डिविजर हैं वो 21 से डिविजिबल होना चाहिए लेकिन 25 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, या हम ये कह सकते हैं कि वो 21 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, और 25 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो 21 से मल्टीपल होना चाहिए, दैट मीन्स वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 7 से भी डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो 12,600 के प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो क्या लिखते थे? 2 की पावर 3 आया था, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1। तो मैं बार बार कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, यह हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसको भी हम बॉल्स की हेल्प से सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 बॉल्स हैं 2 नंबर्स की, है ना, और 2 बॉल्स है 3 नंबर्स की, 2 बॉल्स है 5 नंबर की, एक बॉल है 7 नंबर की। अब हमने बोला कि 21 से वो डिविजिबल होना चाहिए, डिविजर या मल्टीपल होना चाहिए 21 का, दैट मीन्स 3 और 7 होना ही होना चाहिए, है ना। एक बॉल 3 की और एक बॉल 7 की हमें सेलेक्ट करनी ही करनी होगी। ठीक है, क्योंकि 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। तो यहाँ पर जो 7 की पावर 0 का केस भी हम कंसिडर करते थे वो अब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं कंसिडर किया तो वो केस आ जाएगा। जैसे मान लो 2 की एक बॉल सेलेक्ट कर ली और 3 की भी एक बॉल सेलेक्ट कर ली, 5 की कुछ नहीं की और 7 की भी कुछ नहीं की, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3, ये तो 1 1 हो जाएगा, 3 और 2 तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, लेकिन ये जो 6 डिविजर आया वो 21 से डिविजिबल तो हुआ ही नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने 7 की एक भी बॉल सेलेक्ट नहीं की। ठीक है, तो इसीलिए हमें एटलीस्ट एक बॉल तो 7 की सेलेक्ट करनी ही करनी होगी ताकि वो 21 से डिविजिबल हो जाए, और साइमल्टेनियसली हमें 3 की भी एक बॉल एटलीस्ट सेलेक्ट करनी ही होगी। ज़्यादा कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ज़्यादा भी कर सकते हैं बट कम से कम एक तो चाहिए ही चाहिए। और यहाँ पर जो 2 हैं उनकी बॉल के सिलेक्शन पे कोई भी कंडीशन नहीं है, सारे के सारे आज़ादी है। तो ये 4 वेज में हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ये 2 वेज में और ये 1 वे में। अब बात करते हैं नोट बाय 25, दैट मीन्स वो जो डिविजर आएगा वो 25 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, या इसको अगर मैं लिख दूं 5 की पावर 2। ठीक है, तो हर एक डिवीजन में जहां पर भी है 5 की पावर 2 नहीं हो सकता, या मैं एक ऐसा कहूं कि 5 की 2 बॉल्स हम सेलेक्ट नहीं कर सकते।
ठीक है। तो जहां पर भी हमने 5 की 2 बॉल सेलेक्ट कर ली वो डिविजिबल बाय 25 हो जाएगा और वो केस एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसीलिए यहां पर हमें कितनी आज़ादी है, या तो हम एक भी बॉल सेलेक्ट ना करें चलेगा, 1 बॉल सेलेक्ट कर ले तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा हमारा डिविजर, लेकिन कोई बात नहीं है बट चलेगा। बट 5 की पावर 2 नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स 2 बॉल्स हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। समझ में आई इतनी बात? क्योंकि अगर हमने यहाँ पर 2 बॉल सेलेक्ट कर ली, सपोज ये हो गया, 3 की कोई भी सेलेक्ट नहीं की, 5 की 2 बॉल सेलेक्ट कर ली और 7 की भी कोई नहीं की, तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखो, 5 की पावर 2 और 2 की पावर 1, तो यह आ जाएगा 100। और 100 जो डिवीजर आया इसको हम कंसीडर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये 25 से डिविजिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने 5 की 2 बॉल सेलेक्ट कर ली है। तो इस तरह के केसेस हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। आई होप जो कंडीशन है वो समझ में आ गई होगी। अब सिंपली नंबर ऑफ डिविजर्स लिख लेते हैं। तो जो 2 की बॉल्स है वो 3 बॉल्स है और कोई भी कंडीशन नहीं है, तो इसको हम 3+1 वे में सेलेक्ट कर ही सकते हैं, ठीक है। और जो 3 की बॉल्स हैं उसमें हम 0 बॉल सेलेक्ट नहीं कर सकते, 1 या 1 से ज़्यादा सेलेक्ट करेंगे, दैट मीन्स यहाँ पर सिर्फ 2 केसेस ही बनेंगे, ठीक है। और जो 5 है उसमें हम 0 बॉल या 1 बॉल सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 वाली नहीं सेलेक्ट कर सकते, तो सिर्फ 2 वेज बनेंगे। और 7 के लिए भी सिर्फ एक तरीका है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर 3+1 कितना हो जाएगा, 4 × 2 × 2, ये भी 4, तो नंबर ऑफ डिविजर्स हमारा आ जाएगा 16। और ये कैसे डिविजर्स हैं, जो 21 से तो डिविजिबल है लेकिन 25 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। चलिए एक और इंटरेस्टिंग सी प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें बोला गया है फाइंड द सम ऑफ ऑल द डिविजर्स ऑफ 12,600। तो अब हमें सिर्फ नंबर ऑफ डिविजर्स ही फाइंड आउट नहीं करना है, उनका समेशन भी फाइंड आउट करना है, हर एक डिविजर का सम। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो प्राइम फैक्टर्स ही लिख लेते हैं। तो कितना है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 एंड 7 की पावर 1। तो इसको भी हम बॉल्स के अकॉर्डिंग ही सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से कौन कौन से डिविजर्स बन सकते हैं ये देखते हैं। अगर हमने एक भी बॉल सेलेक्ट नहीं की तो यह आ जाएगा 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, है ना, 5 की पावर 0, 7 की पावर 0, एक भी सेलेक्ट नहीं की तो सभी का वैल्यू 1 1 1 1 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1। तो 1 एक डिविजर है, ठीक है। सपोज हमने 2 की एक बॉल सेलेक्ट कर ली और बाकी कोई भी बॉल सेलेक्ट नहीं की, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 1 है, बाकी 1 1 1 है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन में। अगर हमने 2 की पावर 0 सेलेक्ट कर ली और 3 की पावर, दैट मीन्स 3 की एक बॉल सेलेक्ट कर ली और बाकी कोई नहीं की, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 3 का पावर 1। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि इस तरीके से हम कर सकते हैं डिफरेंट सिलेक्शन और डिफरेंट डिविजर्स आ जाएगा। लेकिन जो चैलेंज है वो ये है कि इनका समेशन करना है, ठीक है। तो और भी बहुत सारे डिविजर्स होंगे, अब किस किस को हम लिखें ऐसे अलग से और उनको समेशन करें, ठीक है। तो सपोज यहाँ पर हमने अगर 2 की पावर 2 बॉल सेलेक्ट कर ली, 3 की कोई सेलेक्ट नहीं की, 5 की भी 2 सेलेक्ट कर ली, 7 की कोई सेलेक्ट नहीं करी, तो ये हो गया 25 और ये हो गया 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 समेशन, ठीक है। तो ये भी एक डिविजर होगा, इसका क्लियरली दिख रहा है, 2 zeros है एंड में। तो इन सभी डिविजर्स को हम कैसे ऐड करें, इसको सीखने के लिए हमें थोड़ा बेसिक्स में जाना होगा। ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन में आपने सीखा होगा कि जो a + b की होल क्यूब होती है ना, ये आपने स्मॉलर क्लासेस में सीखा होगा, लोअर क्लासेस में, और इसी की हेल्प से हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना। तो इसको हम लिख सकते हैं a + b × a + b × a + b, ठीक है। 3 पावर है, इसका यही मीनिंग है। और इसका जो आंसर आता है वो क्या आता है, a की पावर 3 + b की पावर 3 और 3ab a + b। ये तो हमें पता है डायरेक्टली। और ये कैसे करते हैं हम कि फर्स्ट ब्रैकेट के सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो आपस में मल्टीप्लाई होगी, कुछ टर्म्स बनेंगे, फिर थर्ड ब्रैकेट से उनकी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका आंसर आ जाता है। लेकिन हम यहाँ पर डिफरेंट वे में मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे इसका, ठीक है। तो हम
सिंपली इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने के बजाय और फिर थर्ड को, तो हमें इतना तो समझ में आ रहा है कि हर एक ब्रैकेट से कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होगा ही होगा। तो क्यों ना हम ऐसा कर ले कि हर एक ब्रैकेट से एक एक को सेलेक्ट कर ले और उनका मल्टीप्लाई कर ले अलग से, ठीक है। तो अगर हम ए को सेलेक्ट करें और उनका मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, ए क्यूब, ठीक है। तो एक टर्म हमारा बन गया है ना। और अगर हम बी को मल्टीप्लाई कर ले तो यहां से आ जाएगा बी क्यूब, ठीक है। ये भी एक टर्म बन गया है हमारा जो आंसर में आना चाहिए। अगर हम ऐसा करें कि यहां से ए चूज कर ले, यहां से भी ए चूज कर ले, बट यहां से बी चूज कर ले, ठीक है, सेलेक्ट कर ले और फिर उनका मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, a इंटू ए स्क्वायर, और b भी है तो a स्क्वायर b आ जाएगा। तो यहां से आप देखोगे कि 3ab इंटू ए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यह आएगा 3a स्क्वायर b, है ना। और हमारे पास आ गया एक a स्क्वायर b, तो 2a स्क्वायर b और भी आएंगे, ठीक है। वो कैसे आ जाएंगे, मान लो एक a हमने यहां से सेलेक्ट कर लिया, एक a यहां से सेलेक्ट कर लिया और एक b यहां से सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ए और यहाँ पे बी, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी। तो इसी तरीके से डिफरेंट है ना एलिमेंट्स को सेलेक्ट करके अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डिफरेंट हमारे टर्म्स बनेंगे और उनको जब ऐड करेंगे तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको समझ में आया, ये तो एक सिंपल वे था डायरेक्ट, और ये एक डिफरेंट वे है मल्टीप्लिकेशन करने का, ठीक है। इसी को हम यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखो जो भी हमारे पास डिफरेंट केसेस हैं उनको हम लिखते हैं। तो हमें समेशन निकालना है, तो समेशन के लिए क्या करेंगे, जो 2 की बॉल्स हैं, 2 की पावर कितनी है 0, 2 की पावर 1 भी ले सकते हैं, 2 की पावर 2 भी ले सकते हैं, 2 की पावर 3 भी ले सकते हैं, और 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, 5 की भी 2 बॉल्स हैं तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 प्लस इनटू 7 की 1 बॉल है तो 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 1 बॉल है तो यहाँ पर हो जाएगा 7 की पावर 0 और 7 की पावर 1, क्योंकि 7 की 1 ही बॉल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि अगर हम इनमें से एक एक नंबर को चूज करें और उनका मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या क्या टर्म्स बनने पॉसिबल है वो देखते हैं, ठीक है। तो यहां से देखो, अगर हम 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, 7 की पावर 0 की मल्टीप्लाई कर ले, है ना, इनको चूज करें और फिर मल्टीप्लाई कर ले तो सभी का वैल्यू 1 1 1 है ना। तो मल्टीप्लाई करके भी कितना आएगा, वैल्यू 1, ठीक है। तो ये एक हमारा डिवीजर बन गया जब हमने कोई भी बॉल सेलेक्ट नहीं करी, इसका हमें समेशन करना है ना। और अगर हमें 2 बनाना है, दैट मीन्स हमें 2 की पावर 1 बॉल चूज करनी है, तो इसमें से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे फाइनली तो उसके लिए क्या है कि 2 की पावर 1 वाली बॉल सेलेक्ट कर लो और यहां पर तो 2 की पावर 1 वाली बॉल सेलेक्ट कर लो और 3 की पावर 0 चाहिए, 5 की पावर 0 और 7 की पावर 0, तो यहां से तो 1 1 1 वैल्यू आएगा और 2 की पावर 1, तो ये वाला केस बन जाएगा। तो हम इजीली 2 भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर ये तो वही हो रहा है ना, पता ही नहीं कितने सारे टर्म्स होंगे, बहुत सारे केसेस बनेंगे, तो फिर फायदा क्या हुआ, अभी पता चलेगा फायदा क्या हुआ। आपको 3 कैसे बनाना है वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। 3 की पावर 1 ले लो, एक बॉल ले लो और बाकी 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, सारे के सारे केसेस हम इस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली 2 की पावर 2 ले लेंगे, 5 की पावर 2 ले लेंगे और बाकी 0 0 की ले लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 100। तो ऐसे ही ऐड करते करते जो भी डिविजर्स होंगे वो यहीं से आएंगे और 100 और भी आगे डिविजर्स आएंगे, ठीक है। और जब हम सारी की सारी बॉल्स ले लेंगे, दैट मीन्स 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1, तो हमारा यही टर्म बन जाएगा, है ना। तो हमारा लास्ट में टर्म आएगा एडिशन में 12,600। तो यहां से आपको समझ में आए कि सारे के सारे डिविजर्स का सम तो हो रहा है इस तरीके से अगर हम कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये हमने सीखा कि किस तरीके से ये सारे के सारे टर्म्स बनेंगे, बट ये हमें पता नहीं है कि कौन कौन से टर्म्स बनेंगे और हर एक को इंडिविजुअली ऐड करना बहुत डिफिकल्ट है, तो इसलिए हम इस स्टेप को मिस करेंगे। बस ये इसलिए था समझने के लिए ताकि हम देख पाए कि डिफरेंट हमारे टर्म्स आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो
यहां से हम डायरेक्टली एडिशन करेंगे सारे डिविजर्स का, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या करना है, सिंपली ये लिखा हुआ है तो इनको हम ऐड कर देंगे। तो 2 की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, ठीक है। और यहां से आ जाएगा 1 3, 3 की पावर 2 9, 5 है ना, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 0 ये हो जाएगा 1, और 5 की पावर 2 हो जाएगा 25, ठीक है। और यहां से क्या आ जाएगा 1 + 7, ठीक है। अब हम इसको अलग अलग से मल्टीप्लाई करने के बजाय बस आपस में ही ये कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमें पता है जो भी आएगा वो समेशन करके जो भी नंबर ऑफ डिविजर्स का सम आएगा वही आएगा। तो चलो 8 4 12 और 2 14 और ये आ जाएगा 15 इंटू ये कितना आ जाएगा 9 3 12 और 1 13 इंटू 25 5 30 और ये आ जाएगा 31 इंटू लास्ट टर्म में 7 + 1 8। तो 15 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 120, और 13 की 31 से करेंगे तो 13 1 = 13 और 1 कैरी 13 3 = 39 और 140। तो यहाँ से देखो 0 तो हमारा इजीली लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 = 36 और 12 4 = 48। तो यहाँ से जो हमारा नंबर ऑफ डिविजर्स का जो सम है, सभी डिविजर्स का सम वो आ गया है 48,360, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हमेशा इतने टर्म्स नहीं होंगे, ठीक है। ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स भी हो सकते हैं। अगर कोई बड़ा नंबर है उसके ज़्यादा नंबर ऑफ है ना प्राइम जो नंबर है उस पर ज़्यादा पावर्स भी हो सकते हैं, तो उस केस में ज़्यादा बॉल्स होंगी और उसी केस में ज़्यादा हमारे पास ये टर्म्स आएंगे, ठीक है। तो हमेशा एडिशन करना इस तरीके से पॉसिबल नहीं हो सकता है, तो उस केस में हम जीपी का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके कंसेप्ट्स और इसको जनरलाइज करने के लिए हम आगे बात करते हैं। सभी डिविजर्स के सम को फाइंड आउट करने के लिए एक जनरलाइज फॉर्मूला बना लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है कि कोई भी नेचुरल नंबर है तो उसके प्राइम फैक्टर्स हो ही सकते हैं, p1 की पावर α1, p2 की पावर α2, p3 की पावर α3, और सपोज pk तक हमारे पास डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स है, ठीक है। और α1 α2 α3 ये सब क्या है, नेचुरल नंबर्स है जो पावर में है उन नंबर्स के, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि अगर हमें ऐड करना है, समेशन फाइंड आउट करना है तो क्या करना होगा, जैसे 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 तक हमें लिखना है ब्रैकेट के अंदर। तो जितने भी पावर्स है वहीं तक हमें लिखना है और फिर उनको इंडिविजुअली सोल्व करके कर लेना है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि आपके पास जो इंडिविजुअली टर्म्स है, मान लो ये बहुत ज़्यादा हो गए, है ना, मान लो 2 की पावर 3 की पावर 2 तक ही है, बट 3 की पावर 10 तक चले गए, तो फिर 3 की पावर 10, 3 की पावर 9 उन सबको फाइंड आउट करके और फिर ऐड करके बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो हम जीपी की हेल्प से, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की हेल्प से इस टर्म को सोल्व करना सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सम ऑफ ऑल डिविजर्स कैसे आ जाएगा, सिंपली p1 की पावर 0, क्योंकि हमें α1 तक जाना है तो p1 की पावर 1, p1 की पावर 2 और अल्टीमेटली p1 की पावर α1 तक हम चले जाएंगे। आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं कि हर बार p1 की एक पावर बढ़ते जा रही है, दैट मीन्स p1 की 1 पावर से मल्टीप्लाई होते जा रहा है, ठीक है, p1 की पावर 1 से। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो हर एक ब्रैकेट को हम जीपी की हेल्प से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ब्रैकेट सोल्व करके ये आ जाएगा आपका, ठीक है। सेकंड ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, बट ये आ कैसे रहा है इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितने हैं, देखो 1 से लेकर स्टार्ट करेंगे अगर α1 तक तो α1 टर्म्स हो गए, लेकिन हमारे पास एक ये टर्म भी है p1 की पावर 0, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए हैं α1 + 1। और अगर कॉमन रेशियो की बात करें तो हमने अभी बताया कि p1 से हर बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो कोई भी n टर्म्स तक अगर हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का समेशन चाहिए तो क्या करते हैं, a × 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r, ठीक है। a क्या है, फर्स्ट टर्म है, और r तो आपको पता ही है कॉमन रेशियो है। तो जो a फर्स्ट टर्म है दैट मीन्स ये वाला जहां से स्टार्ट हो रहा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, p1 की पावर 0 है, दैट मीन्स a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी,
किसी की भी टर्म की पावर 0 दैट मीन्स 1। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसका जो समेशन है वो कितना आ जाएगा, अल्फा 1 प्लस 1 टर्म्स का है समेशन, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म तो 1 हो गया, 1 माइनस आर कितना है हमारा P1, तो P1 की पावर n की जगह लिख देंगे अल्फा 1 प्लस 1 और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 1 माइनस P1। तो ये हो गया हमारा समेशन ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट, ठीक है। और यही हमने यहाँ पर लिख दिया है, 1 तो कैंसिल ही हो जाएगा या दैट मीन्स इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 से मल्टीप्लाई पे। तो 1 माइनस P1 की पावर अल्फा 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस P1। और इसी तरीके से सारे के सारे ब्रैकेट्स को आप इंडिविजुअली सोल्व कर सकते हैं जहाँ पर भी ज़रूरत है, ठीक है। कोई छोटे छोटे ब्रैकेट है जिनकी पावर छोटी थी, मान लो अल्फा 2 छोटा हुआ, तो उसमें हम सारे के सारे टर्म्स को इस तरीके से सोल्व करने के बजाय हम लास्ट टाइम की तरह उनको ऐड कर लेंगे सिंपली और फिर फाइनली ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये तो सम ऑफ ऑल डिविजर्स की बात है। लेकिन अगर सम ऑफ प्रॉपर डिविजर्स की बात की जाए, प्रॉपर डिविजर्स कौन से, मैंने बताया था कि अगर आप 1 और n को एक्सक्लूड कर दो तो बाकी जो सभी डिविजर्स बचते हैं उनको हम प्रॉपर डिविजर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर जो सम आया सभी डिविजर्स का, उसमें से अगर हम n और 1 को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास प्रॉपर डिविजर्स का सम आ जाएगा। क्योंकि जो ये सम ऑफ ऑल डिविजर्स है इसमें 1 भी है। 1 कब है, जब हम कोई भी बोल ना चूज करें, ठीक है, सभी की पावर 0 हो जाए तो 1 हो जाएगा। और अगर हम सारी की सारी बोल्स चूज कर ले दैट मीन्स अल्फा 1 पावर थी तो यहाँ पे भी चूज कर ले, इस केस को अगर चूज करें तो वो नंबर ही बन जाएगा खुद, ठीक है। तो इसीलिए हम n और 1 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास प्रॉपर डिविजर्स का समेशन आ जाएगा, ठीक है। हमने अभी तक नंबर ऑफ डिविजर्स और सम ऑफ डिविजर्स फाइंड आउट करना सीख लिया है, लेकिन स्पेशल केसेस भी होते हैं। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है फाइंड द नंबर एंड सम ऑफ इवन डिविजर्स ऑफ 12,600। तो हमें यहाँ पर सिर्फ इवन डिविजर्स को ही कंसिडर करना है। तो इस तरह के केसेस में क्या करें, चलिए देखते हैं। 12,600, तो इसका जो प्राइम फैक्टर्स है वो क्या हो जाएंगे, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 एंड 7 की पावर 1, ठीक है। तो कोई भी डिवीजर इवन कब होगा, जब उसमें कहीं ना कहीं 2 की प्रेजेंस होगी, ठीक है। मान लो अगर हम 2 की एक बोल सेलेक्ट कर ले और 3 की भी एक कर ले, बाकी की कोई भी ना करे, ठीक है, तो क्या केस बन जाएगा, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, तो मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 6, ठीक है। तो ये एक इवन डिवीजर हो गया। 2 की पावर अगर 2 भी ले ले तो भी हमारे पास इवन नंबर्स ही आएंगे। लेकिन हम 2 की पावर या 2 की कोई भी बोल ना ले, कोई भी केस ले लो, 2 की पावर 0 ले ली और 3 की पावर मान लो बोल ले ली 1, 5 की बोल भी ले ली 1, है ना, और 7 की कोई बोल नहीं ली, तो ये आ गया 1। तो जब 2 की प्रेजेंस नहीं है बिल्कुल भी, तो उस केस में जो बाकी जो नंबर्स हैं ओड वाले, ये कितना बना देगा 15। तो ये तो हमारे पास ओड नंबर आ गया है, ओड डिवीजर आ गया है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। दैट मीन्स जो 2 की बोल्स हैं उसमें से हमें 2 की बोल 1 तो लेनी ही होगी कम से कम, ठीक है। 2 की बोल 2 भी ले सकते हैं और 2 की बोल 3 भी ले सकते हैं, ठीक है। बाकी की जो बोल्स हैं उन पे कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी रोक टोक नहीं है। 3 की पावर 0 या दैट मीन्स कोई भी बोल नहीं कंसिडर करी, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ डिविजर्स अगर फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ डिविजर्स सिंपली क्या हो गए, हमारे पास 2 के तो 3 ही केसेस हैं, ठीक है। 1 और मोर देन 1 वाला केस बन गया है तो सिंपली हम 3 ही लिख देंगे, ठीक है। अब 3 की अगर बात करें तो उसमें 2 बोल्स हैं, तो इसमें हम 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, ये तीनों केस को कंसिडर कर सकते हैं। दैट मीन्स 2 + 1 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली 5 की बोल्स भी 2 है तो 2 + 1, 7 की बोल 1 है तो 1 + 1, तो ये तो आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ डिविजर्स, ठीक है। तो कितना आएगा 3 × 3 × 3 × 2, तो ये आ जाएगा। पहले यहाँ पर 3 + 1 हुआ करता था नॉर्मल केस में, क्योंकि हम एक भी बोल सेलेक्ट ना करें तो भी चलेगा, बट यहाँ पर इवन डिविजर चाहिए तो इसके लिए यहाँ पर 3 ही आ रहा है। दैट मीन्स 3 × 3 = 9, 27 और 2
54। तो नंबर ऑफ डिविजर्स हो गए 54, लेकिन सम ऑफ डिविजर्स कितना होगा, ठीक है, ये देखते हैं। तो सम ऑफ डिविजर्स हमने कैसे सीखा कि जो भी बोल्स हैं यहाँ पर अगर 2 की पावर 0 होती तो हम 2 की पावर 0 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन 2 की पावर 0 कंसीडर नहीं करना है। दैट मीन्स 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, और 3 के लिए तो सारी आज़ादी है, कुछ भी हम कर सकते हैं, है ना। तो 0 से लेकर 2 तक हम जाएंगे। 5 के लिए भी पूरी आज़ादी है, ठीक है, तो 5 की पावर 2 तक जाएंगे और 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। आई होप ये मेथड आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा अब तक। तो सम ऑफ इवन डिविजर्स ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा 2 प्लस 4 प्लस 8, यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 9 और 1 प्लस 5 प्लस 25, ठीक है, और ये आ जाएगा 1 प्लस 8। तो आई होप यहाँ से आप इनको ऐड करके और मल्टीप्लाई तो कर ही लेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका सम ऑफ डिविजर्स हो जाएगा ऑफ 12,600। इजी था इतना। बस आपको ध्यान रखना है कि उसमें 2 की प्रेजेंस होनी चाहिए हमेशा, जब एडिशन कर रहे हो तब भी। अगर यहाँ पर 2 की पावर 0 ले लेते तो वो कुछ इस तरह का केस हो जाता, ठीक है, उस केस में हमारे पास और डिविजर ही आते हैं। और जब हम नंबर ऑफ डिविजर्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हम 2 की पावर 0 कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हमने इवन डिविजर्स की बात करी, उसी तरीके से ओड डिविजर्स की भी बात की जा सकती है। फाइंड द नंबर एंड सम ऑफ ओड डिविजर्स ऑफ 12,600। तो यहाँ पर 12,600 की जो प्राइम फैक्टर्स है वो इतने आ जाएंगे, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 एंड 7 की पावर 1, ठीक है। तो यहाँ पर ओड डिविजर्स की बात हो रही है, दैट मीन्स हमें 2 की प्रेजेंस नहीं रखनी है, क्योंकि जहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया वो नंबर इवन हो जाएगा, इवन डिविजर मिलेगा। तो यहाँ पर देखो जो 2 पे है वो रेस्ट्रिक्शन क्या है कि 2 की पावर 0 तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं, दैट मीन्स कोई भी बॉल 2 की सेलेक्ट ना करें, ठीक है। तो सिर्फ एक ही केस है, बट यहाँ पर अगर 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 सारे केस ले सकते हैं। सिमिलरली 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 सारे केसेस ले सकते हैं। यहाँ पर 7 की पावर 0, 7 की पावर 1 ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हमने कहीं पर भी 2 की पावर 1 ले लिया तो वो इवन नंबर बना देगा, बाकी आप कैसे भी ओड नंबर्स को कंसिडर कर लो। तो यहाँ से अगर हम बात करें नंबर ऑफ डिविजर्स की, है ना, ओड डिविजर्स की, तो क्या होगा, जो ये 2 वाला बॉक्स है इसमें से तो एक ही तरीका है चूज करने का कि हम कोई भी बॉल चूज ना करें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 लिख देंगे, ठीक है। और जो 3 वाला बॉक्स है उसमें कितने केसेस है, 2 बॉल्स हैं, तो 2 प्लस 1 केस हो जाएंगे। 5 वाले बॉक्स में क्या है, 2 प्लस 1 केस हो जाएंगे, 2 बॉल्स हैं, और 7 वाले में 1 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपके नंबर ऑफ डिविजर्स। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 1 3 इंटू 2 प्लस 1 3, और ये भी 1, सॉरी ये हो जाएगा 2, तो यहाँ से आ जाएगा 3 3 जा 9 2 18, ठीक है। तो 18 आपके ओड डिविजर्स होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सम ऑफ ओड डिविजर्स की। तो सम ऑफ ओड डिविजर्स में क्या करना है, यहाँ पर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 उनकी तो आज़ादी है नहीं, तो इसीलिए सिर्फ हम 2 की पावर 0 ही कंसिडर करेंगे। और 3 वाले बॉक्स में 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, ठीक है। और सिमिलरली 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 एंड 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। बस ध्यान इतना ही रखना है, 2 के बॉक्स पे हमको हमेशा फोकस करना है, ओड का केस हो या इवन का केस हो, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की पावर 0 तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला मल्टीप्लिकेशन से। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 9, यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 25 और 1 प्लस 7, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 9 3 12 13 और ये आ जाएगा 31 इंटू 8। तो इसको भी जो भी मल्टीप्लाई करके आपका आएगा वही आ जाएगा सम ऑफ ओड डिविजर्स। तो ये आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं। तो इसी तरीके से हम सम ऑफ इवन और सम ऑफ ओड डिविजर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है किस तरह का केस आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। जनरल आइडिया आपको पता ही चल गया है कि यहाँ पर तो सिर्फ
केसेस को कंसिडर करना है, कौन कौन सी बोल्स हम ले सकते हैं, और यहाँ पर सिर्फ उनका एडिशन करते जाना है जिसके भी अकॉर्डिंग आपको पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए अब एक एग्जाम्पल के थ्रू एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं और फिर उसको जनरलाइज भी कर लेंगे। इन हाउ मेनी वेज द नंबर 18 कैन बी रिजॉल्व्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। तो फैक्टर्स क्या होंगे, जैसे 18 नंबर है तो इसको हम रिजोल्व कर सकते हैं 6 इंटू 3 में, तो ये एक तरीका हो गया, या 9 इंटू 2 में, तो वो भी एक तरीका हो गया। तो इसी तरीके से कितने नंबर ऑफ वेज में इसको रिजोल्व किया जा सकता है इसकी बात करनी है। ठीक है, सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर लेते हैं। तो 18 को हम लिख सकते हैं सिंपली 2 इंटू 9, है ना, और 9 को लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 की पावर 1 एंड 3 की पावर 2। तो इस तरीके से हम 18 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स कितने होंगे या नंबर ऑफ डिविजर्स कितने होंगे वो फाइंड आउट कर लेते हैं। उसकी हेल्प से फिर हम ये भी जानने की कोशिश करें कितने नंबर ऑफ वेज में इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो नंबर ऑफ डिविजर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर 2 की पावर 1 है। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करने का कितना तरीका होगा, 2 की पावर्स को या तो 2 की पावर 0 ले लो या 2 की पावर 1 ले लो, तो ये हो जाएगा 1 + 1। ठीक है, बॉल्स वाला केस याद है, तो बॉक्स के अंदर 1 बॉल होगी, ठीक है, 2 नंबर की, और यहाँ पर जो 3 की पावर 2 है ना, तो यहाँ पर 2 बॉल्स होंगी, तो इसीलिए इसको सेलेक्ट करने का तरीका हो जाएगा 2 + 1। तो याद ही होगा ये, तो 1 + 1 2 इंटू 2 + 1 3, तो नंबर ऑफ डिविजर्स कितने आ जाएंगे इसके 6। ठीक है, ये मैंने क्यों चेक किया, ताकि हम नंबर ऑफ डिविजर्स देख लें यहाँ पर। तो 18 के डिविजर्स कितने होंगे, 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, यहाँ से उठाएंगे 3 भी हो जाएगा, है ना, 4 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर 1 ही है, 5 भी नहीं हो सकता, 5 तो कहीं भी नहीं है, 6 हो सकता है, 2 इंटू 1 3, है ना, 6, 7 8 भी नहीं हो सकता, 9 हो सकता है, और इसके बाद क्या होगा, देखो 1 2 3 4 5, और टोटल डिविजर्स तो 6 ही होंगे, तो लास्ट में जो आएगा वो आ जाएगा 18 आपका। ठीक है, तो ये तो आ गए हमारे डिविजर्स। लेकिन अगर हम बात करें फैक्टर्स में, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स 18 को रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 18, है ना, तो कंप्लीटली 18 ही होगा। ये एक फैक्टर होगा, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3, और 9 इंटू 2, 18 इंटू 1। बेसिकली हमने अपोजिट साइड से ही लिख दिया है। तो इनके अलावा कोई भी ऐसे वेज नहीं हो सकते जिसमें हम प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 18 को। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सभी का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 18 है, बट अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो 1 इंटू 18 और 18 इंटू 1, ये तो दोनों के दोनों सेम ही केस है ना, है कि नहीं। सिमिलरली अगर हम बात करें 2 इंटू 9 और 9 इंटू 2 की, ये भी सेम है और ये भी सेम केस है। तो हमसे ये तो पूछा नहीं गया कि पहले कौन सा आना चाहिए, ऐसी तो प्रेफरेंस नहीं है, अरेंजमेंट तो नहीं कर रहे, सिंपली हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ वेज में प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। ठीक है, तो 1 इंटू 18 और 18 इंटू 1 सेम ही बात है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि अगर इनको हम, है ना, डिफरेंट फैक्टर्स में एज्यूम कर ले, तो जो ये वाले केसेस है ये कौन से हो गए, रिपीटिशन के केस हो गए। ठीक है, तो जो हमारे यूनिक केस है हम सिर्फ यूनिक केस को ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो अब यहां से देखो जो नंबर ऑफ डिविजर्स थे, है ना, वो कितने थे, 6, और 6 में जब भी कभी ऐसा कोई भी केस बनेगा, डिफरेंट अगर नंबर ले ले, तो उसका रिपीटिशन हमेशा नीचे आएगा ही आएगा। ठीक है, तो हम इतना तो कह सकते हैं कि अगर इनके जो ये 6 केसेस बने, इसके अगर हाफ कर दे हम, तो हमारे नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। किसके नंबर ऑफ वेज, जिसमें हम प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, सिंपली नंबर ऑफ डिविजर्स बाय 2, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। और नंबर ऑफ डिविजर्स कितने हैं यहाँ पर, 6/2, है ना, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 3। तो सिर्फ 3 वेज में हम इनको रिजोल्व कर सकते हैं। आपको दिख भी गया होगा यहाँ पर
तीन ही केसेस है, 1 इंटू 18, 2 इंटू 9 एंड 3 इंटू 6, बाकी तो रिपीट ही हो रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि जब भी ऐसा नंबर है, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मैं लिख रहा हूं नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो जब भी हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर की बात करते हैं तो वहां पर आपके इवन नंबर ऑफ डिविजर्स आते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, आगे काम आएगा। चलिए एक और एग्जांपल सोल्व कर लेते हैं। इन हाउ मेनी वेज द नंबर 36 कैन बी रिजोल्व्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। तो आप बोलोगे कि सर दोबारा क्यों सोल्व कर रहे हो 36 के साथ, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो 36 है ये इस बार परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। लास्ट टाइम पे हमने जो नंबर यूज किया था 18, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप का एक केस बनेगा, ठीक है। तो 36 को हम रिजोल्व कर लेते हैं, 4 इंटू 9 बनेगा, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 एंड 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2। तो यहाँ पर अगेन नंबर ऑफ डिविजर्स देख लेते हैं कितना होगा। नंबर ऑफ डिविजर्स इक्वल्स टू, यहाँ पर 2 की पावर 2 है तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1, और 3 की पावर भी 2 है तो ये भी हो जाएगा 2 प्लस 1, तो 3 इंटू 3, तो आंसर आ गया हमारा 9। तो नंबर ऑफ डिविजर्स इसके होंगे 9, ठीक है। मैंने बताया था कि जब कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, है ना, जो कोई नंबर पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, तो उसके इवन नंबर ऑफ डिविजर्स आते हैं, बट यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर होने के कारण यहाँ पर ओड नंबर ऑफ डिविजर्स आए हैं, ठीक है। टोटल डिविजर्स की बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पर 9 डिविजर्स को लिखने की कोशिश करते हैं, कौन कौन से होंगे। एक तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इस बार 4 भी हो जाएगा, 2 की पावर 2 4, 5 तो नहीं होगा, 6 हो सकता है, 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 हो जाएगा, ठीक है, 10 11 12 हो जाएगा, और कौन सा होगा 18 हो जाएगा, और 36 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इनको काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 हमारे डिविजर्स हो गए हैं। अब इन्हीं के हेल्प से हम प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं 36 के। कैसा, उल्टा लिख दो बस इसको, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 इंटू 36, ये 2 इंटू 18, और यहाँ पे आ जाएगा 12 9 6 एंड ये आ जाएगा 4 3 2 एंड 1। तो सभी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 36 ही होगा, ठीक है। उसी का मतलब है कि प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स है। लेकिन यहां पर भी आप ध्यान से देखोगे तो 1 इंटू 36 और 36 इंटू 1, 2 इंटू 18, 18 इंटू 2, 3 इंटू 12 ना, 12 इंटू 3, और ये भी सेम है। बट जो 6 इंटू 6 का है ना, ये वाला टर्म तो डिफरेंट आ गया है। अब 6 इंटू 6 एक्चुअली आइडेंटिकल है, दोनों नंबर सेम ही है, इसीलिए जैसे यहाँ पे हो रहा था 3 इंटू 12, तो उसे घुमा के हम लिख पा रहे थे 12 इंटू 3, है ना। लेकिन 6 इंटू 6 को तो हम घुमा के नहीं लिख सकते ऐसे, है ना। लेकिन एक काम कर सकते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमने घुमा के लिख दिया इसको, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये वाले केसेस हैं, ये तो हो गए यूनिक केसेस, जो कि हमारा आंसर भी होगा। और यहाँ से अगर हम बात करें, है ना, ये कितने 1 2 3 4 5, सिमिलरली 5 केसेस ऐसे हैं जो रिपीटिशन वाले हैं, तो इनको हम कंसीडर करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें तो सिर्फ यूनिक केसेस ही लेने हैं। लेकिन हमारा जो आंसर है नंबर ऑफ डिविजर्स 9 है, उसके टर्म्स में अगर हम लिखना चाहे इस आंसर को, तो नंबर ऑफ वेज तो हमारे हमें पता है, काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे इजीली 5 आ गए हैं। तो क्या करते हैं हम कि नंबर ऑफ वेज अगर हमें फाइंड आउट करना है जितनों में, जिनमें, है ना, दिस नंबर कैन बी रिजोल्व्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ डिविजर्स प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। तो 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10, और 10/2 कर देंगे, ठीक है। तो 10/2 करने के बाद हमारा जो ये आ जाएगा नंबर ऑफ वेज, तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा, देखो 9 प्लस 1/2 दैट मीन्स 10/2, दैट मीन्स 5 हमारा आंसर आ जाएगा। इतना ही करना है, बस इसको थोड़ा और जनरलाइज करेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये थी कि जब हमारा परफेक्ट स्क्वायर है तो
नंबर ऑफ डिविजर्स आ जाएगा ओड नंबर, ठीक है। उसी के कारण हमें 1 को ऐड करना पड़ा। और आप ये भी देख सकते हैं कि जो ये वाला केस है ना, ये एक यूनिक केस है। ये सिर्फ तभी प्रोड्यूस होगा जब 36 है, जैसे यहाँ पर, तो ये 6 का स्क्वायर है ना। तो कोई भी आप स्क्वायर वाला, परफेक्ट स्क्वायर वाला अगर नंबर लेंगे, जैसे 16, तो उसमें आ जाएगा 4 × 4, तो उसका डुप्लीकेट कॉपी नहीं बनता इजीली। इसीलिए हमारे पास जो 4 तो ये आ जाते हैं, है ना, इस तरह के, और 1 आ जाता है जो जिससे स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए रिजोल्यूशन को एक फॉर्मूला के फॉर्म में पढ़ लेते हैं। तो हमने देखा कि कोई भी नेचुरल नंबर है तो उसको हम लिख सकते हैं p1 की पावर α1, p2 की पावर α2, है ना। ये तो हम लिखते ही आ रहे हैं, कई बार लिख लिया, जहां पर p1 p2 अप टू p के आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स एंड α1 α2 α3 ये सब क्या है, पावर्स है, नेचुरल नंबर्स है। तो यहाँ पर देखो, द नंबर ऑफ वेज इन विच n कैन बी रिजोल्व्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स। तो जब इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो तब हमारे क्या आते हैं, इवन नंबर ऑफ केसेस आते हैं। तो जो हमारे नंबर ऑफ डिविजर्स हैं, ठीक है, ये होते हैं हमारे नंबर ऑफ डिविजर्स। जो भी पावर है उसमें 1 को ऐड करते हुए मल्टीप्लाई करते जाओ, तो उसका हाफ आ जाएगा नंबर ऑफ वेज, ठीक है। और अगर n इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो यहां पर क्या करेंगे, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर के जो नंबर ऑफ डिविजर्स हैं, जो ये वाला फॉर्मूला है, इससे ओड नंबर ऑफ डिविजर्स आ जाएंगे और उसमें 1 को ऐड करना होगा, ठीक है, और फिर उसको हाफ कर देंगे। तो यही हमने एग्जांपल्स के थ्रू सीखा है। तो इस फॉर्मूला को एकदम से याद करने के बजाय आप प्रोसेस पे ध्यान दो, ठीक है। चलिए आज का लास्ट कंसेप्ट सीखते हैं थ्रू वन एग्जांपल। इन हाउ मेनी वेज द नंबर 12,600 can be split in 2 factors which are relatively prime और co-prime। तो co-prime या relatively prime ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनका HCF हमेशा 1 आए, ठीक है। जैसे 6 और 7, तो 6 खुद में एक प्राइम नंबर नहीं है, उसके फैक्टर्स होंगे 2 और 3, बट 6 और 7 को अगर हम कंसीडर करें तो दोनों का जो HCF है वो हमेशा 1 आएगा। तो इस तरह के फैक्टर्स हमें चाहिए जिसमें हम 12,600 को स्प्लिट कर सकें, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इसके फैक्टर्स ही कर लेते हैं। तो ये तो नंबर हम पहले से डील करते आ रहे हैं, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 एंड 7 की पावर 1 इसके फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो वही बॉक्सेस में 3 बॉल्स है 2 नंबर की, 2 बॉल्स है 3 नंबर की, 2 बॉल्स है 5 नंबर की एंड 1 बॉल है 7 नंबर की। अब बात करते हैं कि हमें 2 फैक्टर्स चाहिए, तो एक है ना बॉक्सेस ले लेते हैं। ये हमारा एक बॉक्स हो गया, ये दूसरा बॉक्स हो गया। तो इन बॉक्सेस में हमें क्या करना है, ये सारी बॉल्स डालनी है, ठीक है। क्योंकि हमें फैक्टर चाहिए तो वो बॉल्स कोई भी एक छूटनी नहीं चाहिए, बॉल्स सारे के सारे यूटिलाइज होने चाहिए। जैसे हमने बोला था कि 18 का फैक्टर होगा 2 × 9, तो 9 को भी कंसिडर करना है और 2 को भी, ऐसा नहीं 2 × 3 ही कर लेंगे सिर्फ, ठीक है। तो फैक्टर्स में स्प्लिट करना है तो सारे की सारी बॉल्स हमें कहीं ना कहीं पुट करनी ही होगी। तो यहाँ पर अगर हमने 2 बॉल्स है ना, एक बॉल डाल ली 2 नंबर की और एक बॉल डाल ली सपोज 3 नंबर की, और बाकी बॉल्स यहाँ पर पुट कर दी, तो देखो क्या कंडीशन आएगी। तो बाकी बॉल्स कितनी है, 2 नंबर की 2 है और 3 नंबर की 1 है, और यहाँ पर आ जाएगी 5 नंबर की बॉल्स, ठीक है, और एक 7 नंबर की भी है, ओके। तो यहाँ पर अगर इन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो भी नंबर बनेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 और 3 तो उनमें कॉमन रहेगा ही रहेगा फैक्टर। तो HCF हमारा 1 नहीं आएगा, दैट मीन्स वो को प्राइम नंबर्स या रिलेटिवली प्राइम नंबर्स या रिलेटिवली प्राइम फैक्टर्स नहीं होंगे, ठीक है। समझ में आ रही है बात। जब भी हम मान लो 2 की बॉल कुछ यहाँ पर ले ली और कुछ यहाँ पर ले ली, सपोज अगेन हम क्या करते हैं, 2 बॉक्सेस लेंगे और 5 की बॉल हमने यहाँ पर ले ली और एक 2 की बॉल ले ली, बाकी बॉल्स हमने यहाँ पर पुट कर दी, 2 2 3 3, 5 की एक बची थी और एक 7 की, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10, और बाकी का जो नंबर होगा उसमें भी आप देखो तो 2 और 5 है ना, इनके कारण HCF जो है वो कॉमन
जो HCF है वो कुछ आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये भी हमारा सही से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, सही से फैक्टर नहीं बने, क्योंकि उनका जो HCF है वो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे डील करें ये अब देखते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपली बॉल्स, डिस्टिंक्ट बॉल से तो डील नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अगर 2 2 2 ये 3 बॉल्स हैं और अगर इनकी मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा 8 है ना, 3 3, तो इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा 9, यहाँ से आ जाएगा 25 और यहाँ से आ जाएगा 7। ठीक है, तो अगर इनको हम डिफरेंट बॉल्स मान ले, ठीक है, कि इन तीनों को मिला के एक नई बॉल बनी जिसका नंबर है 8 है ना, और इसको एक बॉक्स में डाल दिया, इसको 9 को भी एक बॉक्स में डाल दिया। ठीक है, तो ये अब हमारे पास डिस्टिंक्ट बॉल्स हैं। इनसे अब फायदा क्या हुआ कि हमें 2 फैक्टर्स बनाने हैं, तो ये हमारे हो गए 2 फैक्टर्स के बॉक्सेस। ठीक है, जब भी हम इसमें 8 पुट करेंगे तो जो बाकी नंबर्स है वो यहां पर जाएंगे। तो अब 8 एक साथ ही आ गया है, तो वहां पर कुछ भी फैक्टर नहीं है 2 का या 8 का, तो इसीलिए जो HCF आएगा वो हमेशा 1 आएगा। ठीक है, तो हमेशा वो को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। सिमिलरली अगर हमने यहाँ पर 9 पुट कर दिया और बाकी के नंबर्स यहाँ पर पुट कर दिए, वो भी एक केस हो सकता है फैक्टर बनाने का, तो उस केस में भी 9 यहाँ पर आ गया, बाकी के जो नंबर्स थे वो यहाँ पर आ गए, तो HCF हमेशा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखते हैं कि जो ये बॉक्स सपोज A नेम है इसका और यहाँ पर है B बॉक्स। ठीक है, अब देखो हमारे पास 4 बॉल्स हैं, एक ये है 8 की, एक 9 की, एक 25 और एक 7 की। तो जो 8 वाली बॉल है उसके पास कितने चॉइसेस है, या तो वो A बॉक्स में चली जाए या फिर B बॉक्स में चली जाए। ठीक है, फैक्टर बनाने हैं अलग अलग, तो हमें 8 के पास हम देख पा रहे हैं कि 2 चॉइसेस है सिर्फ, है ना, तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू। अब हमें इंटू क्यों लगाया, क्योंकि एंड के साथ है, 8 को हमें डालना है एंड 9 को भी डालना है कहीं ना कहीं, तो 9 के पास भी 2 चॉइसेस है। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड सिमिलरली 25 के पास भी 2 चॉइसेस है और 7 के पास भी 2 चॉइसेस है। ठीक है, तो यहां से तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हो गया अपना 2 की पावर 4। बट यहां पर भी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, सपोज जब हमने बात की कि 8 और 9 के पास 2 चॉइसेस है, या तो वो इधर जाए या इधर जाए, तो एक केस ऐसा हो सकता है कि इसमें 8 वाली बॉल भी आ गई और 9 वाली बॉल भी आ गई। ठीक है, और जो बाकी रिमेनिंग बॉल्स थी सपोज यहां पर चली गई 25 और 7 B बॉक्स में। ठीक है, लेकिन जब घूमते घूमते हम अरेंजमेंट में गए तो ये जो 25 की और 7 की है इनके पास भी आज़ादी है, ये भी A और B कहीं भी जा सकती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि 25 वाली बॉल और 7 वाली बॉल यहाँ पर आ जाए और जो बाकी बची 8 वाली और 9 वाली यहाँ पर आ जाए। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो जो फैक्टर है वो तो चाहे पहले इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली तो मल्टीप्लाई होनी है फैक्टर्स में, या फिर इनकी है ना इस तरीके से मल्टीप्लाई हो, या पहले इसकी हो या इसकी हो। जैसा हमने उसमें भी देखा था फैक्टर्स जब हम कर रहे नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो वहां पे कैसा बना था 6 इंटू 3 या 3 इंटू 6, तो दोनों सेम ही तो नंबर हैं, सेम ही तो फैक्टर्स हैं, बस आगे पीछे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हर एक जो कॉम्बिनेशन बनेगा, मान लो 8 यहाँ पर चले गए बाकी सारे यहाँ पर, तो एक वो भी कॉम्बिनेशन बनेगा जब 8 यहाँ पर जाएगा और बाकी सारे A में आ जाएंगे। ठीक है, तो हर बार 2 है ना रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए हमें 2 से डिवाइड करना होगा यहाँ पर, तो इसीलिए हम 2 से डिवाइड कर देंगे 2 की पावर 1, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 1, और इसी को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8। तो नंबर ऑफ ways the number 12,600 can be split in 2 factors which are relatively prime, तो ये आ जाएगा 8। इसको अगर हम जनरलाइज करने की बात करें तो यहां पर देखो मैंने लिखा है 2 की पावर 4 माइनस 1, तो जो ये 4 है, 4 क्या है, 4 वो नंबर डिनोट कर रहा है जितने हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, 2 3 5 7। ओके, तो इसको हम स्मॉल n अगर एज्यूम कर ले तो स्मॉल n क्या हो गया, नंबर ऑफ
डिफरेंट प्राइम नंबर्स, ठीक है, जो भी इन्वॉल्व है। आपको आइडिया समझ में आ रहा है? तो यहां पर अगर हम बात करें कैपिटल एन की, है ना, नंबर ऑफ वेज में स्प्लिट करने की, तो क्या होगा 2 की पावर n, और हमेशा वो रिपीट होगा ही होगा, है ना, दो बार आएंगे। तो जो भी यूनिक वाले हैं उन्हीं को लेंगे, तो 2 से हमें डिवाइड करना होगा, और वो जो पावर है 1, 2 की पावर 1, वो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, इसीलिए हम 2 की पावर n-1 हमेशा लिख सकते हैं, ठीक है, जब भी हमें प्राइम फैक्टर्स में उसको स्प्लिट करना हो, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, सिंपली यहां से इसको चेक करना है, और जितने भी ये नंबर्स हैं, ठीक है, सिंपली आपको n की जगह वो पुट करना है और फाइनली आंसर निकाल लेना है। बट समझने के लिए, प्रोसेस के लिए ये सब जानना जरूरी है, अदरवाइज आप फॉर्मूला अगर सिर्फ याद कर लेंगे तो फिर उससे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं जो डिफरेंट केस वहाँ पे कुछ कंडीशन लगा देगा और फिर आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो आपको पूरा का पूरा प्रोसेस जानने की जरूरत है। यही होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। तो जेई के जो क्वेश्चन है वो अच्छे लेवल के जब बनते हैं तो उसमें स्पेसिफिक केस पूछ लिया जाता है, वहाँ पे आप चकरा जाओगे। तो जनरल केस के लिए तो ये ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर स्पेसिफिक केस कुछ दे दिया, कुछ भी कंडीशन लगा के पूछ लिया, तो आपको सारा का सारा प्रोसेस एक बार पता होना चाहिए, ठीक है। आज हमने देखा कि डिफरेंट सिचुएशंस में हम नंबर ऑफ डिविजर्स, सम ऑफ डिविजर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ज्योमेट्री के ऊपर बात करने वाले हैं कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, नंबर ऑफ स्क्वायर्स कैसे कैलकुलेट करें, ये सब सीखेंगे। तब तक लर्नो हब पे बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है।